देखो आपके पास यहाँ पर अब जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है कि स्ट्रक्चर्स जो होती है हमारे पास अल्कोहल और फिनॉल की, जरा उनको समझने की कोशिश करते हैं कि अल्कोहल्स और फिनॉल की स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोगों को किस तरीके से देखना है। अब तक जो भी कॉपी में हम लोगों ने बनाया था वहां पे सीधे सीधे बॉन्ड खींच रखे हैं, देख के पता चल रहा है कि प्लेनर ज्योमेट्री है, बट एक्चुअल में जो ज्योमेट्री वो प्लेनर नहीं होती है। ज्योमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो वो किस पे डिपेंड करती है, कार्बन के हाइब्रिड स्टेट पर। जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट कितनी हुआ करती थी अगर वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन था तो? sp3। जैसे आप देखोगे तो ये क्या बना रखा है इन्होंने, ये CH3 है और CH3 के बाद क्या लगा हुआ है, इस पे OH लगा हुआ है। ठीक है, तो CH3 है, OH है, यहाँ पर ऑक्सीजन ने कितने लोन पेयर बना रखे हैं अपने पास से, टोटल 2 लोन पेयर बचा रखे हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर बॉन्ड एंगल पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ना, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो आपको बॉन्ड एंगल दे रखा है, वो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 108.9 डिग्री का। ठीक है, जबकि टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री होती थी तो आप मेरे को बताना कि टेट्राहेड्रल में एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना रहता है। बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए कितना रहता था, 109 डिग्री और 28 मिनट्स का। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का वहां पे बॉन्ड एंगल था। बट यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो एज कंपेयर टू आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा शॉर्टर निकल करके आ रहा है। क्या रीजन रहा होगा कि ये जो बॉन्ड एंगल है आपके पास ये थोड़ा सा और शॉर्ट हो गया है? ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है, जैसे मेरे पास ये दो, मेरे हाथ जो इंक्लाइन है, अगर ये थोड़ा नीचे की तरफ पुश होंगे तो आपका बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो बात यह है कि इनको ऊपर से कोई एक फोर्स मिल रहा है जो कि आपके बॉन्ड एंगल को कम कर रहा है। कौन दे रहा है वो फोर्स? ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है जिसके कारण बॉन्ड एंगल कम हुआ है? क्यों कम हो रहा है ये? बिल्कुल सही, ये हो रहा है ड्यू टू रिपल्शन। किसके बीच में? लोन पेयर्स के बीच में। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं है ये कौन सा रिपल्शन है आपके पास? लोन पेयर रिपल्शन है। और किसके लोन पेयर हैं ये? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन ने ना 2 लोन पेयर रखे हुए हैं। हमारे पास जो रिपल्शन का ऑर्डर होता था, रिपल्शन का जो ऑर्डर रहता था वो रहता था, सबसे पहले तो आता था इसमें लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड की होती है, फिर होती थी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में होती है हमारे पास बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जो रिपल्शन आपके पास सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड रखती है ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट या खराब करने के लिए, वो लोन पेयर रिपल्शन होती है। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर है ना, वो दोनों लोन पेयर जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उसके कारण जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल अपने पास एक्सपेक्टेशन के मुकाबले कम निकल करके आएगा, 108.9 डिग्री। बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ ठीक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ में यहाँ पर एज सच कोई रीजन नहीं है ना कि आपसे कोई बॉन्ड एंगल में भी बॉन्ड लेंथ में कोई क्वेश्चन पूछेंगे। बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ठीक ठाक है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगला वाला देखो, यहाँ पर ये जो फिनॉल है, फिनॉल को अगर आप देखोगे तो फिनॉल में जो बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री का बन रखा है, 109 डिग्री का बन रखा है। तो ये ठीक है, ठीक है, 109 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन बात पता है क्या आती है, आप ऊपर वाली कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ देखो कितनी पिकोमीटर थी, 142, और नीचे वाली कितने पिकोमीटर है आपके पास, 136 पिकोमीटर। तो ये बॉन्ड लेंथ क्यों शॉर्टर हो गई, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? ये बॉन्ड लेंथ कम निकल करके आ रही है। फिनॉल्स में जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है वो एज कंपेयर टू अल्कोहल्स आपके पास शॉर्टर है। क्या रीजन है इसके पास, ये क्यों शॉर्ट हो गई है अपने पास? बिल्कुल सही, रेजोनेंस। अल्कोहल्स में कोई रेजोनेंस नहीं था, ऊपर वाली स्ट्रक्चर में कोई रेजोनेंस नहीं है। वहां पे मेथनॉल को आप देखोगे, यहां पे रेजोनेंस है। ये है आपका डबल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद क्या लगे हुए हैं यहाँ पे, लोन पेयर। इसका मतलब आपका लोन पेयर पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ है यहाँ पे। तो अगर डबल सिंगल लोन पेयर बच रहा है तो इसका मतलब ये तो रेजोनेंस का केस हो गया। और जब रेजोनेंस का केस होता था तो यहां पे ना ये जो बॉन्ड है अपने पास, इस बॉन्ड में क्या बनता था आपके पास, एक बिल्कुल यहां पर रहता था अपने पास एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आ जाता था, ये जो OH है, अगर आप OH को देखोगे तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर थे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपका ये जो बॉन्ड है ये टूटता है, अगर आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे यहां पर, तो ये वाला बॉन्ड किसकी तरफ तोड़ना पड़ेगा मेरे को, इस साइड, ताकि यहां पर कैसा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव। और अब ये लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन हो जाएगी तो ये अपना लोन पेयर यहां लगा देगा। अगर कार्बन ये वाला बॉन्ड तोड़ता है, तो अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया जाए तो अब यहां पर इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। बाकी ये नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है वो लोन पेयर उठ के आया है जो कि कॉन्जुगेट होकर अब देखो यहां तक पहुंच गया। ठीक है, ये वही लोन पेयर है, अभी पूरा घूमता रहेगा इस रिंग में। तो जिस ऑक्सीजन के बॉन्ड को आप कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड समझ रहे थे वो कैसा है, ड्यू टू रेजोनेंस, डबल बॉन्ड है। अब ये क्या होता है, ये टेम्परेरी होता है, ये आपके पास परमानेंट नहीं है, इसलिए इसको क्या नाम देते थे हम लोग, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहते थे। अभी आएगा ये आगे, अभी दोबारा से आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर है अल्कोहल से, क्यों है, ड्यू टू
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इन CO बॉन्ड ऑफ फिनॉल्स ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। जिसने बच्चे ने अपने पास स्ट्रक्चर को सही से समझा हुआ होगा सिर्फ वही इसका आंसर दे पाएगा। रिएक्शन का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, कोई रिएक्शन तो यहाँ हो नहीं रही। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे सारी की सारी स्ट्रक्चर का खेल है। ठीक है, और ध्यान रहे कि आपका जो आंसर है बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। उसमें अगर आप ऐसी चीजें नहीं यूज करोगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसी या रेजोनेंस जैसी, तो मैंने पहले भी बताया आपको टीचर कोई मार्क्स नहीं देगा। 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो ये 1-1 नंबर के लिए मेहनत करी जा रही है। आपका पेपर सब्जेक्टिव पेपर है, वो रिटन बेस्ड पेपर है। तो जो बच्चा जितना ज्यादा अच्छा लिखेगा उसको मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे। और फिर उसके बाद बच्चे कहते हैं कि ये तो कुछ करके ही नहीं आया था, इसको टीचर ने ज्यादा दे दिए, मेरे को कम दे दिए। अब आपको थोड़ी पता है कि वो लिख अच्छा सकता है। 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जिनके पास नॉलेज हो सकता है कि बहुत अच्छे लेवल की हो, ठीक है, अगर है तो हो सकता है बहुत अच्छे लेवल की, पर उसे वो पेपर पे फ्रेम करना नहीं जानते, वो एक अलग बात है। ठीक है, कि उनपे नॉलेज बहुत अच्छी पर पेपर पे फ्रेम नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर ऐसा बच्चा आपके पास पेपर में फ्रेम करना सीख ले तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो फुल स्कोर बना लेगा, क्योंकि नॉलेज तो उसके पास है ही है। तो आपको लिखना भी सीखना है, इसलिए बुक रीड करना बहुत जरूरी होता है। बुक रीडिंग से आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। कीवर्ड्स आपके आंसर में हमेशा होने चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है, जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, चाहे 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, 3 में आए, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कितने नंबर के क्वेश्चन में लिखना कितना है। कई बार जब टेस्ट कॉपी भी चेक होती है, मैं देखता हूँ कि 1 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग पूरा पूरा पेज लिख दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वो वही क्वेश्चन आ गया जो आप पढ़ के आए थे, तो आपको लगा आज तो सारे लिख दें। अब आप मेरे को बताओ, आप उस 1 नंबर के क्वेश्चन में अगर पूरा पेज लिख दोगे, मैं एक से ज्यादा तो नहीं दे सकता, मैं दूंगा तो एक ही। ऐसी चीजें जब आप एग्जामिनेशन में करोगे ना, इन चीजों से टीचर इरिटेट होते हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। जो भी टीचर से आप पूछोगे तो उसमें क्या होता है, टीचर क्यों इरिटेट होते हैं? क्योंकि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। जब वो कह रहे हैं यार हमने लिखा हुआ 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो बच्चा पूरा पेज क्यों भर रहा है? तो ऐसे टीचर्स को लगता है कि बच्चा पढ़ के नहीं आया, ये बस कॉपी भरने की कोशिश कर रहा है अपने पास। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आप 2 लाइन लिख रहे हो, तो वो एक गलत चीज है। तो आपको बहुत एक्यूरेटली पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कितना हम लोगों को लिख करके आना है। ये एक सबसे बड़ी गलती है जो मैंने सबके साथ नोटिस करी है। अब आप लोग 12th में हो, इसके ऊपर क्लास होती नहीं है हमारे पास स्कूल लेवल में, लास्ट क्लास है आप लोगों की। तो अब आप ऐसी गलतियां नहीं कर सकते हो। बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे लाना बड़ी बात नहीं है। अगर पढ़ के जाएंगे तो अच्छे मार्क्स अभी भी लाए जा सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी आप लोगों के पास इनफ टाइम है, अगर आप डेडिकेशन के साथ लग जाओ तो। देखो यहां पर अब आगे चलते हैं, अगला आ जाता है आपके पास यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट। अगर यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट देखेंगे तो डाइपोल मूवमेंट सबसे पहला किसका बना हुआ है? ये कौन सा कंपाउंड है अपने पास? मेथेनॉल है। अब मेथेनॉल की डाइपोल मूवमेंट कितनी दे रखी है अपने को? 1.71 डी बाय। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट पे मैंने आपको पहले भी बोला था कि डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है कि पहले तो आपको चार्ज सेपरेशन करनी है। अब ये चार्ज सेपरेशन जितने हाई मैग्नीट्यूड की होगी, आपका डाइपोल मूवमेंट भी उतना ज्यादा ही बन करके निकल करके आएगा। ठीक है, अब फिनॉल में देखो डाइपोल मूवमेंट कितना दे रखा है अपने को? ये 1.54 डी बाय दे रखा है। तो फिनॉल में जो डाइपोल मूवमेंट है वो कम हो गई। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि फिनॉल में आपने चार्ज सेपरेशन नहीं करा होगा, फिनॉल में भी चार्ज सेपरेशन हुआ होगा। पर फिनॉल में क्या प्रॉब्लम है कि जो इसमें जो डाइपोल मूवमेंट है वो कम निकल करके आ रहा है और ऊपर डाइपोल मूवमेंट ज्यादा निकल करके आ रही है। यहां पे जो कार्बन है ना, अगर आप इस कार्बन को देखोगे जिसने पॉजिटिव चार्ज बेयर करा हुआ है, कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के साथ है? ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ है। जबकि फिनोलिक कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखती है आपके पास? ये sp2 रखती है। और sp2 और sp3 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp2 आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। तो इससे क्या हुआ? बताओ क्या चीज हुई होगी? अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या हो रहा है? इससे बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो रही है। ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है, पहले भी मैंने बोला है, फटाफट डिसाइड हो जाए कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन इलेक्ट्रॉन अपने पास रिलीज कर देगा। ठीक है, फटाफट डिसाइड होना चाहिए बॉन्ड टूटते वक्त कि हाँ भाई इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जहां बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होती है वहां पर चार्जेस की जो सेपरेशन है वो भी इजी होती है और ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ होती है। तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव रह के कुछ नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि भाई कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? बताओ। ऑक्सीजन आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, वो चाहे अल्कोहल की हो चाहे फिनॉल की हो। ऑक्सीजन मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे?
कार्बन से। तो ये बात तो प्री डिसाइडेड है कि ऑक्सीजन को बेयर जो चार्ज करना है वो नेगेटिव ही करना है, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आना है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज आना है। ठीक है, तो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव बनके करेगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है वो कौन सी कार्बन रख रही है, ये फिनॉल वाली। तो इसीलिए यहाँ पर जो चार्ज सेपरेशन है उसमें टाइम लगेगा, या मैं कह दूं यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर बॉन्ड पोलैरिटी घट जाती है तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाता है आपके पास, डिक्रीज हो जाता है। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो, तो देयरफॉर बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड इन फिनॉल्स इज लेसर देन एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल्स में जो बॉन्ड पोलैरिटी है ना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, वो ज्यादा रहती है, फिनॉल्स में कम रहती है। इसलिए यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट क्या निकल करके आई है मेरे पास, कम निकल करके आई है। तो डाइपोल मूवमेंट के लिए आप लोग हमेशा ये चीज याद रखना, जब भी डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन आए तो असलियत में वो क्वेश्चन डाइपोल मूवमेंट का नहीं है, वो क्वेश्चन आपके पास बॉन्ड पोलैरिटी का है। अगर आप बॉन्ड पोलैरिटी से करोगे तो आप आंसर दे दोगे। तो डाइपोल मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड पोलैरिटी, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ये है अपने पास। तो बॉन्ड पोलैरिटी हाई हो जाएगी तो डाइपोल मूवमेंट भी ऑटोमेटिकली हाई हो गया होगा। चलो आज आपका एल्केन्स का और ये अल्कोहल्स की आज प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल्स में चलते हैं आगे। आज देखते हैं इसमें आपके पास प्रिपरेशन वाला पार्ट। जैसा कि अभी आप लोगों ने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, वहां पे प्रिपरेशन सिलेबस में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर प्रिपरेशन जो है वो आपके पास सिलेबस में है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो। अब अल्कोहल्स की जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में आप ध्यान रखना कि आपके पास जो मैं प्रिपरेशन करा रहा हूं मैं बताता रहूंगा कि इनमें से कौन सा पार्ट सीबीएसई वालों के लिए और कौन सा आईएससी वालों के लिए। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, हम लोग सिर्फ उनकी बात करेंगे जितना आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन आ रही है देखो अल्कोहल की, वो आ रही है आपके पास इसमें हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड। अब अगर मैं इस वाली प्रिपरेशन की बात करूं ना, जिसमें आपके एल्काइल हैलाइड के ऊपर क्या लगाया जा रहा है यहाँ पे, एक्वस क्यूएच। आपने रिएक्शन पढ़ ली है, कहां पर पढ़ी थी आप लोगों ने रिएक्शन, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ी थी, बट ऐसा केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आपने पढ़ा था कि जब एल्काइल हैलाइड मेरे पास रिएक्ट करता है एक्वस क्यूएच के साथ तो वो क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। तो भाई रिएक्शन तो आप वहां पे पढ़ ही चुके हो, तो इसका मीनिंग ये था कि एल्काइल हैलाइड प्लस एक्वस क्यूएच गिव्स अल्कोहल, और प्लस वहां से मेरे पास जो पोटेशियम हैलाइड है वो बाहर निकल जाएगा। तो इट मींस अब आप कोई भी अल्काइल हैलाइड लेकर के आओ, जैसे आपके सामने यहाँ पे C2H5Br लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रोमोइथेन है अपनी, ये ब्रोमोइथेन की रिएक्शन KOH के साथ हो रही है। और इसको समझने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, कैसे समझेंगे। यहाँ पर आप जब कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ोगे तो ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और वैसे ही आप किसका बॉन्ड तोड़ दो यहाँ पर, पोटेशियम का और हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो होगा क्या, Br नेगेटिव किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, K पॉजिटिव के, तो KBr बाहर निकल गया, और C2H5 पॉजिटिव के साथ जाकर के कौन जुड़ जाएगा आपका, ये OH नेगेटिव, C2H5OH। तो सबसे सिंपल होती है रिएक्शन समझने के लिए, क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन किसका टाइप थी बताओ, इसको हम लोगों ने किसके अंडर पढ़ा था, जब हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स में पढ़ा था। किस तरीके की रिएक्शन है, कौन से कैटेगरी का रिएक्शन था ये आपके पास, SN2 था। और SN देखो वैसे रिएक्शन SN1 SN2 दोनों से आगे जाता है, बट ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का टाइप है। ठीक है, ये है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन था आपके पास यहाँ पर, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव का जो सोर्स है, यहाँ पर आपने सोर्स KOH को बनाया हुआ है। ठीक है, आपके पास OH नेगेटिव का सोर्स सिल्वर का हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, ठीक है, AgOH भी हो सकते हैं मेरे पास यहाँ पर। अगर आप इसको बनाते हो तो क्या होगा, OH जाकर के Br को रिप्लेस करेगा, और अब Ag के साथ कौन बाहर निकल जाएगी, यहां से Br बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग AgOH यूज करते हैं तो रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन जैसी थी वो वैसे ही चलेगी। बस बात क्या है कि आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास वो कौन है, यहाँ पे OH नेगेटिव है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हुआ करती थी हेलो एल्केन्स की, जिसको आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं एज अ प्रिपरेशन। और अभी जो प्रिपरेशन चल रही है पहले पार्ट में, वो चल रही है अपनी अल्कोहल की। ठीक है, यहां से आप चाहे 1 डिग्री का अल्कोहल बनाओ, चाहे आप 2 डिग्री का अल्कोहल बनाओ, चाहे आप 3 डिग्री बनाओ, तीनों ही चीजें पॉसिबल होती है, कोई लिमिटेशन नहीं है इस मेथड में। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों ही तरीके के अल्कोहल यहाँ पर प्रिपेयर करे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे पहला पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हेलो एल्केन्स, या फिर हम लोग कहते हैं यहाँ पे एल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहली रिएक्शन है ये। सेकंड वाले पार्ट पर आ जाते हैं। अब देखो सेकंड जो आपके पास प्रिपरेशन आ रही है, ये प्रिपरेशन हमारे पास किससे हो रही है, यहाँ पे एल्कीन से हो रही है।
देखो एल्कीन से प्रिपेयर करने के लिए जो आपके पास मेथड यूज किया जाता है, इस मेथड को हम लोग कहते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। एसिड कैटेलाइज का मतलब है कि जो आपने वाटर यहाँ पर यूज किया वो किसी एसिडिक मीडियम में यूज करा होगा। अब आप मेरे को बताओ कि अगर कोई भी एसिड अपने पास आएगा तो एसिड का काम क्या होता है? एसिड, सभी एसिड्स पे एक चीज कॉमन है, सभी एसिड्स क्या करते हैं? H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। तो अगर H पॉजिटिव रिलीज होता है तो H पॉजिटिव रिलीज होने के बाद अगर H पॉजिटिव वाटर में मिल जाए, ये H पॉजिटिव आ कहां से रहा है? ये एसिड से आ रहा है। और अगर H पॉजिटिव और H2 मिल जाए तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं? H3O पॉजिटिव। मतलब आपको हाइड्रोनियम आयन की जरूरत है। अगर आपको ये रिएक्शन आगे बढ़ानी है तो आपको हाइड्रोनियम आयन की जरूरत पड़ेगी। तो एल्कीन्स पर एडिशन होता है यहां पर वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। और आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो डबल बॉन्ड थी, डबल बॉन्ड के अराउंड अगर आप देखोगे तो वो अनसैचुरेशन जो थी अब वो सैचुरेशन में कन्वर्ट हो गई है, मतलब डबल हो गया, सिंगल में कन्वर्ट। एक कार्बन को H मिल गया और एक कार्बन को OH मिल गई। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझना क्यों है? क्योंकि वाटर के पास क्या होता है? एक H पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? OH नेगेटिव। आप कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ो, एक कार्बन पे H जोड़ दो, एक कार्बन पे OH जोड़ दो, बात खत्म। ठीक है, लेकिन ये जो एडिशन होता है ना यहाँ पर, ये एडिशन एक रूल को फॉलो करता है। देखो आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, डबल बॉन्ड के अराउंड ना यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होनी है। एडिशन रिएक्शन यहाँ पर जो होती है जिस रूल को फॉलो करती है, ये मार्कोनिकोफ रूल होता है। आप बात यहाँ पे ध्यान रखना, अभी मार्कोनिकोफ पढ़ाया जा रहा है, अभी आगे एंटी मार्कोनिकोफ भी आएगा। जो आपके पास एसिडिक हाइड्रेशन होता है, एसिडिक हाइड्रेशन फॉलो करता है मार्कोनिकोफ एडिशन को। अभी समझेंगे मार्कोनिकोफ एडिशन क्या है। तो एल्कीन्स पे आपके पास यहाँ पे जो मेथड हम लोगों ने यूज किया एसिडिक हाइड्रेशन के लिए, उसके लिए कौन सा रूल लगाना है? आपको मार्कोनिकोफ रूल लगाना है। ठीक है, मार्कोनिकोफ रूल में आपको अभी मैं इतना बता देता हूँ कि मार्कोनिकोफ रूल में जब एडिशन होती है ना, तो एडिशन के लिए क्या होता है कि हाइड्रोजन आपको उस कार्बन से जोड़नी है जिसपे पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, पहले बात तो एडिशन किसके अराउंड होता है? डबल बॉन्ड के अराउंड। तो मैं आपको कह रहा हूं हाइड्रोजन आपको ऐसे कार्बन से जोड़नी है जिसपे पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा रही होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम लोग कहां ऐड करेंगे? टू बी एडेड विद कार्बन कंटेनिंग मोर H एटम्स। ठीक है, इतना चीज अभी आप लोग याद रखना। और हाइड्रोजन का मतलब होता है कि वो जो H पॉजिटिव जा रहा है, तो जब भी मार्कोनिकोफ एडिशन होती है ना, तो मार्कोनिकोफ एडिशन में जो पॉजिटिव पार्ट होता है, जो भी आप रिएजेंट लेकर के आ रहे हो, रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है, जो कैटायनिक पार्ट है, वो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ता है जिसपे पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, अभी इसको आगे और अच्छे से समझेंगे। हाँ हाँ, पहले हाइड्रोनियम आयन बनता है, क्योंकि वो ना भी मैकेनिज्म में उसको समझाएंगे आपको। नहीं, वो पहले हाइड्रोनियम बनता है। क्योंकि अगर जैसे आपने एसिड को वाटर में डाला ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके जैसे ही एसिड में वाटर गया, वैसे ही वहां पर अपने पास हाइड्रोनियम बन चुका होगा। अब वो जो हाइड्रोनियम आयन है ना, वो हाइड्रोनियम आयन अप्रोच करेगा एल्कीन मॉलिक्यूल को, तब एल्कीन मॉलिक्यूल जो है वो पोलराइज होता है, मतलब कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। ठीक है, और उसी समय फिर हाइड्रोनियम अपना H पॉजिटिव लूज कर देता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज किसी पे भी स्टेबल नहीं होता है। तो तब एडिशन रिएक्शन वो आगे बढ़ती है। अभी इसका मैकेनिज्म है आपके सिलेबस में, अभी मैकेनिज्म देखेंगे इसका। पहली ऐसी रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म है। देखो आप नीचे वाला देखो, अभी यहां पर आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका डबल बॉन्डेड सेंटर कहां पर है। ये मेरे पास डबल बॉन्डेड सेंटर है। ठीक है, ये आपके पास कार्बन 1 है और ये हो गई आपकी कार्बन 2। मुझे बताओ कार्बन 1 और कार्बन 2 में किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है? कार्बन 2 के पास 2 हाइड्रोजन है, कार्बन 1 के पास 1 हाइड्रोजन है। तो आपको वाटर में 2 ही तो पार्ट है, एक तो H पॉजिटिव और दूसरा क्या है? OH नेगेटिव। तो आपको H पॉजिटिव किस कार्बन से जोड़ना था? मैंने क्या बोला था? जिसपे पहले से ही क्या रहेगी? ज्यादा हाइड्रोजन रहेगी। तो फिर OH किसके साथ जुड़ेगा? एक ऐसे कार्बन से जिसपे आपके पास हाइड्रोजन कम है। तो पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट किससे जुड़ता है? जिसपे हाइड्रोजन कम है। अगर इसी रूल का कभी रिवर्स हो रहा होगा ना, तो उसको एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन कहते हैं। ठीक है, उसमें इसका रिवर्स हो जाएगा। बस वहां पे पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे कम हाइड्रोजन थी, और नेगेटिव उस पे जुड़ेगा जिसपे ज्यादा थी। तो यही एडिशन हाइड्रोजन परऑक्साइड की रूल के अकॉर्डिंग चलती है वहां पे। अगर आप इसमें परऑक्साइड डाल दो, तो परऑक्साइड डालने पर यही सेम रिएक्शन ना आपके पास एंटी मार्कोनिकोफ रूल से आगे बढ़ेगा। देखेंगे उसको अभी आगे, वो भी आएगा आपके पास। तो बहुत सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो CH2 किसमें कन्वर्ट हो गया? देखो CH3 में डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, और CH के साथ जाकर के कौन लग गया? मेरे पास OH लग गया। तो ये जो एडिशन हुआ, इसमें कोई मुश्किल, सबसे सिंपल है एडिशन यहाँ पर समझना। मार्कोनिकोफ रूल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग जैसा आपको यहाँ पर अभी रिएजेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्कोनिकोफ एडिशन लिखी है, तो मार्कोनिकोफ आप समझो। पॉजिटिव को ऐसे कार्बन पे जोड़ेंगे जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव को ऐसे पे जिसपे हाइड्रोजन कम है। ऐसे ही आप अगले वाले पर आ जाओ। आप यहां पर देखो, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो,
इस पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो जब मैं यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन करूंगा तो हाइड्रोजन इस पर जुड़ेगा जाकर CH2 पे, ये CH2 देखो किस में कन्वर्ट हो गया है, CH3 में, और इसी कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा आपका OH। कितने डिग्री का अल्कोहल बना है ये 3 डिग्री का अल्कोहल बना है, टर्शरी अल्कोहल है आपके पास ये। और इससे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पर अल्कोहल देखा था, कौन सा डिग्री का था आपके पास, ये 2 डिग्री का अल्कोहल था, या फिर मैं कह दूं ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल था। ठीक है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन समझ आया आप लोगों को? मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या है? तो ये जो मार्कोनिक ऑफ एडिशन चल रहा है, मार्कोनिक ऑफ रूल, इसको लिखते मार्कोनिकोव्स है, बोलते मार्कोनिकोफ है, OFF, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ये आपको ये बताता है कि अराउंड डबल बॉन्डेड कार्बन सेंटर the positive part of attacking reagent is added with the carbon containing greater number of H atoms and negative part of the reagent is added with carbon containing lesser H atoms। ठीक है, और अगर इसी रूल का, अगर अपने पास ये वाला जो रूल हम लोगों ने यहां पर लिखा है, अगर इसी का आप उल्टा कर दो, अगर इसी का वाइसा वर्सा कर दें, तो उसको क्या बोला जाता है अपने पास? वो एंटी मार्कोनिकोव से। आपके पास अब सबसे पहले ऐसी रिएक्शन आने जा रही है जिसका मैकेनिज्म आप पढ़ोगे। ठीक है, इससे पहले मैकेनिज्म कोई भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। सबसे पहला मैकेनिज्म है आपके पास, तो ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। ठीक है, हार्ड इसमें कुछ भी नहीं है, इजी सा मैकेनिज्म होता है। अब देखो, मैकेनिज्म का मतलब होता है कि अब आपको समझाएंगे कि भाई स्टेप बाय स्टेप हुआ क्या होगा। जैसा कि अभी तक आप देखते आ रहे हो ना, आपको बस कह रहे हैं कि भाई या इसने इसकी जगह ले ली, ये इसके साथ ऐड हो गया, ये बाहर निकल गया। लेकिन अब एक्चुअल आपके पास यहाँ पर रीजन है कि क्या चीज अपने को देखने को मिलेगी जब ये रिएक्शन अपने पास आगे बढ़ी होगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है ना, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म का जो स्टेप 1 होता है, इसमें होता है मेरे पास प्रोटोनेशन। और ये प्रोटोनेशन किसका होता है? H2O मॉलिक्यूल का। अब देखो प्रोटोनेशन हो क्यों रहा है, क्योंकि आपने जो वाटर यूज करा है ना, वो वाटर कौन से मीडियम में यूज करा था? एसिडिक मीडियम में। ये H पॉजिटिव आ कहां से रहा है? ये H पॉजिटिव जो आया, ये आपके पास एसिड से आया। ठीक है, जो भी एसिड होते हैं अपने पास, वो क्या रिलीज करते हैं? H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। तो अगर वाटर के साथ H पॉजिटिव ऐड हो जाए तो क्या बनता है वहां पे? कौन सा आयन बनता था? हाइड्रोनियम आयन बनता था। ठीक है, वैसे तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं, बट क्योंकि आपको भी पता है कि जो हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर है, हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दिया होता है H पॉजिटिव को, इसलिए अब उसके पास सिर्फ एक लोन पेयर बचा हुआ होगा। तो ये प्रोटोनेशन हो गया। यहाँ पर किसका प्रोटोनेशन हुआ है? ये अपने पास वाटर मॉलिक्यूल का। तो पहले स्टेप में होगी प्रोटॉन की फॉर्मेशन। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 2 पर। अब स्टेप 2 में क्या होता है? देखो, स्टेप 2 में आपके पास होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या फॉर्म होता है अपने पास? यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। अब देखो, कार्बोकैटायन फॉर्म होने का मतलब कोई ये ना समझे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, कार्बोकैटायन का मतलब है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपको ये समझना है वो आ कैसे रहे। मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन सेंटर था। एल्कीन्स में यही चीज होती है। और आपके पास अब अटैकिंग रिएजेंट है कौन? अटैकिंग रिएजेंट है आपका H3O पॉजिटिव। अगर मैं H3O पॉजिटिव को बनाऊं तो H3O पॉजिटिव को अगर हम लोग देखें तो ये है आपका H3O पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है? यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हमने कितने कोवेलेंट बॉन्ड दिखा दिए? 3। ग्राउंड स्टेट में 2 ही बना सकता है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव।
ध्यान रहे चार्ज किसी के ऊपर स्टेबल नहीं होता है। अगर इसके ऊपर चार्ज आ रखा है इसका मतलब ये रिएक्ट करना चाहता है, ठीक है। अब ये रिएक्ट करना चाहेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ना अपनी हाइड्रोजन डोनेट करनी पड़ेगी यहां से, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आपके पास, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो अगर इन्होंने तय कर लिया कि भाई मेरे को ये बॉन्ड तोड़ना है, तो ये जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है इसको कौन अपने पास वापस खींच लेगा, ये ऑक्सीजन इसको वापस खींच लेगा। अगर ऑक्सीजन ने इसको वापस खींचा तो आपकी जो हाइड्रोजन यहां से रिलीज हुई, मुझे बताओ ये हाइड्रोजन कौन से चार्ज के साथ गई होगी, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ गई होगी। अब ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, अब ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में से ये किसी भी एक कार्बन को जाकर के अप्रोच करेगी, ठीक है, ये किसी भी एक कार्बन को जाकर के अप्रोच करेगी। तो देखो जो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर आया है, पॉजिटिव चार्ज कैसे सेंटर्स पे अटैक करते हैं, जो पॉजिटिव ये है क्या आपके पास, अगर मैं कहूं पहले वाले में जो प्रोटोनेशन करके मैंने H2O मॉलिक्यूल फॉर्म किया था, ये किसकी तरह बिहेव करेगा आपके पास, एक किसकी तरह बिहेव कर रहा है आपके पास, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपने जो यहां पे फॉर्मेशन करी है ना, ये फॉर्मेशन किसकी हुई है, इलेक्ट्रोफाइल की, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते थे, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था, या फिर जो अपने पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते थे, ये पॉजिटिव चार्ज होल्ड करके बैठा हुआ है, तो ये अपने पास इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। आपका H पॉजिटिव लूज हुआ तो H पॉजिटिव कहां पे अटैक करेगा, नेगेटिव सेंटर पे अटैक करेगा। इसका मतलब है कि जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड किसकी तरफ टूटा होगा, इस कार्बन पे टूटा होगा। तो अगर इस पे डेल्टा नेगेटिव इंड्यूस हुआ है तो यहां पे क्या इंड्यूस हुआ होगा, डेल्टा पॉजिटिव, मतलब इस कार्बन ने वाला बॉन्ड पेयर अपनी तरफ खींच लिया होगा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आया और तुरंत जाकर के हाइड्रोजन इससे लग गया, क्योंकि उसको पता है भाई अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि इसने इस बॉन्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन वापस मंगा लिए। तो अगर हम लोग देखें तो इसके बाद मेरे को अब जो मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा यहां पर, जो अब हम लोग बनाएंगे उसमें क्या बनाएंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा अपने पास, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और इसी कार्बन के साथ कौन जुड़ गया आपका, ये H पॉजिटिव जुड़ गया, ठीक है। और क्या दिखाएंगे कार्बन के ऊपर यहां पे पॉजिटिव चार्ज। जब इस H3O पॉजिटिव ने अपने पास ये लूज कर दिया था, H3O पॉजिटिव ने क्या लूज करा था अपना, H पॉजिटिव लूज करा था, तो वापस क्या निकलेगा यहां से बाहर, अब H2O, ठीक है। अब क्या निकल जाएगा यहां से बाहर अपने पास H2O। अब H2O के साथ सिंपल सी चीज है भाई, थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में बता दो क्या होना चाहिए, आप ही लोग बताओ मेरे को क्या होना चाहिए मेरे पास स्टेप नंबर 3। C पॉजिटिव है, C पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा अब आकर के, C पॉजिटिव के ऊपर OH नेगेटिव आकर के अटैक करेगा। और कैसे करेगा OH नेगेटिव अटैक, वहां पर ये OH नेगेटिव का सोर्स कौन बनेगा आपके पास, वाटर, ठीक है। ये रहता है आपके पास इसका मैकेनिज्म। आपके पास अब ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है ना, इसी स्टेप में, ये सेम ही स्टेप होता है, देखो एक ही स्टेप में हो जाती है ये दोनों चीजें। अब इस फॉर्म्ड कार्बोकैटायन पर क्या हो जाएगा मेरे पास, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आप मेरे को बता सकते हो आपको न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है क्या, कोई हमारे पास रिएक्शन में कोई न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है क्या, कोई है यहां पर न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही H2O। क्यों है H2O आपका न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2, तो H2O आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब ये जो H2O फॉर्म हुआ था ना, ये जाकर के कहां अटैक कर देगा, इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ रखा है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज आ रखा है। तो अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो जिस कार्बन पे अभी तक आप पॉजिटिव चार्ज देख रहे थे, अब इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा आपका H2O, ये लो जोड़ दिया हम लोगों ने यहां पर H2O, ठीक है। और बाकी इसके साथ इसकी जो हाइड्रोजन थी वो जोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पर कार्बन के अभी इन बॉन्ड को खाली जोड़ रहा है, अभी हमें इससे मतलब नहीं, सर हाइड्रोजन रही हो कुछ भी रहो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे को बताओ यहां पर ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए टोटल, 3 बॉन्ड हो गए। तो कैसा चार्ज आना चाहिए ऑक्सीजन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज दिखाना चाहिए हम लोगों को, तो ये आ गया ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज दिखाएंगे हम लोग, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे। और कितने लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, अब सिर्फ एक लोन पेयर बचा है। देखो ऑक्सीजन ना आपके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी होने का मतलब है कि ये चाहता है मैं हमेशा इलेक्ट्रॉन को रखूं, तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, ठीक है। ये कहेगा कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बनूं, मैं तो वो आदमी हूं जो हमेशा दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीनता है, और आप मेरे से इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हो। तो अब पता है क्या होगा, अभी जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, अब ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि H2O कहेगा भाई मेरे को नहीं लगना यहां पर, क्योंकि जब मैं यहां पे लग रहा हूं तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण अपने पास ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये बॉन्ड तो तोड़ नहीं सकता है CO वाला बॉन्ड, क्योंकि अगर ये बॉन्ड तोड़ना था तो इसने लगाया क्यों था,
तो अब कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा फिर ये? अब कौन से बॉन्ड की इसके पास गुंजाइश बची है टूटने की? कौन सा वाला बॉन्ड जाएगा अब आपका? O और H वाला। ठीक है, क्योंकि इसको बस अपना एक बॉन्ड खाली करना है, तो कहेगा मैं कौन सा बॉन्ड खाली करूंगा? मैं अपना हाइड्रोजन वाला बॉन्ड खाली कर देता हूं। तो कार्बन यहां पर ऑक्सीजन के साथ जो उसने बॉन्ड बनाया था उसको रिटेन करके रखता है और कौन सा बॉन्ड तोड़ देता है अपने पास? हाइड्रोजन वाला। तो ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन से किसकी तरफ शिफ्ट ले लेंगे अब? अपना ऑक्सीजन की तरफ। तो अगर इन्होंने ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट ले लिया था तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज का मतलब है उसने 2 इलेक्ट्रॉन वापस रख लिए अपने जो यहां पे लगाए थे। तो हाइड्रोजन यहां पे कौन से चार्ज के साथ रिलीज होगी? पॉजिटिव चार्ज के साथ। और फाइनली कार्बन के साथ मेरे को क्या लगा हुआ दिखेगा? अब पहले आपने एक H तो लगा ही रखा था, अब वैसे ही यहां पर जो दूसरी कार्बन थी उसके साथ क्या लग गया होगा? OH। ठीक है, बाकी कार्बन के जैसे शुरू में जो 2 बॉन्ड खाली थे उनको भी खाली रहने दो, मतलब वो जिसके साथ भी रहे होंगे उसको वैसे ही दिखा देंगे। और बाई प्रोडक्ट में कौन सा आयन रिलीज हो गया? आपका H पॉजिटिव रिलीज हो गया। अब आप मेरे को बताओगे इस H पॉजिटिव का फंक्शन क्या है? ये बाहर क्यों निकला आखिरी में? ये जो H पॉजिटिव बाहर निकल रहा है, हाँ बिल्कुल सही। नहीं, बैकवर्ड भी और क्या होता है कि आपकी रिएक्शन रुके ना। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा? जो अगला H2O मॉलिक्यूल आएगा उसके साथ रिएक्ट करके H2O पॉजिटिव बनाएगा। तो ये मैकेनिज्म का काम होता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो स्टेप वन की शुरुआत कहां से हुई थी? H पॉजिटिव से, और आपका आखिरी में रिएक्शन एंड भी कहां पर कर रही है? H पॉजिटिव पे। जो रिएजेंट आपने शुरुआत में यूज करा था, रिएजेंट एक्शन, वही आपका फाइनली बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि आपकी रिएक्शन आगे बढ़ती रहनी चाहिए। अब ऐसे H2O मॉलिक्यूल्स आते रहेंगे, H पॉजिटिव अटैक होता रहेगा, हाइड्रोनियम बनता रहेगा, कार्बोकैटायन बनके न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता रहेगा। आई बात समझ में? तो ये है आपके पास कौन सा मैकेनिज्म? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स का सबसे पहला मैकेनिज्म जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो आखिरी में लगा था वो नहीं टूटेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग यहां पर? ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो ज्यादा होती है, तो इसलिए कार्बन इसको रिटेन करके रखेगा ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन की जो एफिनिटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। एफिनिटी का मतलब है उससे बॉन्डेड स्टेट में बने रहने की जो टेंडेंसी है वो हाइड्रोजन के पास उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए भाई उसको जाना पड़ेगा मजबूरी में। ठीक है, वो अपने पास इतना ज्यादा कैपेबल नहीं था कि अगर ऑक्सीजन के पास 2 पार्टनर अवेलेबल है यहाँ पर एट अ टाइम, तो वो फिर किसको चूज करेगा? कार्बन को चूज करेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन को वहां पर अपने पास भगा देगा। यार ऐसा ही होता है रियल लाइफ में भी। क्या कहते हो? यही तो होता है, जब पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। मतलब जब नया आता है तो पुराना अपने आप चला जाता है, वो वाली बात है। क्यों पीयूष? देखो एल्कीन से आपके पास यहाँ पर दूसरी प्रिपरेशन देख लेते हैं। सेकंड प्रिपरेशन जो आ रही है एल्कीन से, अब इसमें आपके पास जो रिएक्शन है उसका नाम आपको दे रखा है। कौन सी रिएक्शन अपने पास? है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, एडिशन का ही टाइप है, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन था, अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखना कि मेरे को बस जो अभी लेना देना है वो एक हाइड्रोजन से और एक बोरॉन से है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन सेंटर के अराउंड आपको एक कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ देनी है और दूसरे कार्बन से क्या जोड़ देनी है? यहाँ पर बोरॉन जोड़ देनी है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे करके भी दिखाया है। ठीक है, पहले स्टेप में कौन सा कैटलिस्ट लगा रहे हैं यहाँ पे? THF। क्या फुल फॉर्म होती थी THF की अपने पास? ये आपके पास टेट्राहाइड्रोफुरान है। ठीक है, अभी जो THF यूज हुआ, THF जब आपने यूज करा तो एक कार्बन से बोरॉन लग गया, एक पे हाइड्रोजन लग गया, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर परऑक्साइड यूज कर दिया। देखो अगर आपने परऑक्साइड लगाया है तो ये जो एडिशन रिएक्शन थी ना, यही एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल को फॉलो ना करके कौन से रूल को फॉलो करेगी? एंटी मार्कोनिकोव रूल को। होगा एडिशन ही। ठीक है, होगा एडिशन ही। ये जो बोरॉन है ना, बोरॉन को किसने रिप्लेस कर दिया? देख लो, OH नेगेटिव ने। ठीक है, यहां पर जो H2O2 लगाया है जो आपका परऑक्साइड है, परऑक्साइड के साथ एडिशन किसका करा रहे हैं? OH नेगेटिव का। तो OH नेगेटिव आया, बोरॉन चला गया। पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पिछली बार जो एडिशन हुआ था वो मार्कोनिकोव रूल से हुआ था, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो एडिशन होता है वो किस रूल से होता है अपने पास? एंटी मार्कोनिकोव रूल से। ठीक है, अब जब एग्जाम में रिएक्शन आती है ना, तो एग्जाम में क्या होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं दे रखा होता है, ऐसे लिखा हुआ होता है। देखो एरो के ऊपर ये देख रहे हो, नंबर 1 नंबर 2। इसका मतलब ये होता है कि पहले आपने BH3THF लगाया पहले पार्ट में, और कह रहे हैं दूसरे स्टेप में क्या लगाया? H2O2OH नेगेटिव। तो आपको इंटरमीडिएट नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो आपको अगर फाइनल प्रोडक्ट याद हो, सबसे पहले तो रिएजेंट याद होना चाहिए। रिएजेंट यहाँ पर BH3THF है और उसके साथ H2O2 है, और उसके साथ क्या यूज कर रहे हैं आखिरी में? OH नेगेटिव, या मैं कह दूं बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। ठीक है, पिछली बार एसिडिक था, यहाँ पर बेसिक मीडियम है। ये रहा आपके पास कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन सेंटर। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन सेंटर है, 2 चीजों का यूज करेंगे, एक H का एक OH का। ठीक,
अब आप H कहां पर लगाओगे बताओ? पिछली बार H कहां पर लगा रहे थे? H पॉजिटिव कहां पे लगा रहे थे? जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा थी। लेकिन इस बार कहां पे लगाएंगे? जिसपे हाइड्रोजन अपने पास कम है। तो OH नेगेटिव किसके साथ गया होगा फिर? जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है। और आप देख भी सकते हो वहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने बना है, CH3 CH2 हो जाएगा। ठीक है, ये CH2 था, CH2 के साथ कौन जुड़ गया वहां पर? OH जुड़ गया। ठीक है, तो ये है अपने पास एंटी मार्कोनिकोस रूल या एंटी मार्कोनिकोस एडिशन। तो जब भी पेरोक्साइड लगा दिया जाता है ना, एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। और एक दूसरा नाम भी होता है इसका, कोई बताएगा क्या होता है? एक होता है खराश इफेक्ट, वो वाली खराश नहीं जो गले में होती है, इसी को हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं या फिर खराश इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग यही है। नहीं, एडिशन ऑफ पेरोक्साइड को, अगर आपको एडिशन रिएक्शन को एंटी मार्कोनिकोव ले जाना है और आप पेरोक्साइड ऐड कर रहे हो, तो उस पेरोक्साइड के एडिशन को कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, जिससे आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल आगे गया, या फिर खराश इफेक्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पेरोक्साइड इफेक्ट कह दो या खराश इफेक्ट कह दो, ये दोनों इसी के नाम है। जो आपने आखिरी में जोड़ा था ना H2O2, तो एडिशन रिएक्शन को एंटी मार्कोनिकोव बनाने के लिए। अब आप कोई सी भी एल्किन उठाओ, यहां पर आप एल्किन देख सकते हो, कोई सी भी आप एल्किन उठाओ, हर एक एल्किन में आपको जो एडिशन करना है वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग करना है? एंटी मार्कोनिकोव। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछता हूं यहां पर, कोई मेरे को बताएगा BH3 एक कंपाउंड है, BH3 कंपाउंड की कुछ खासियत है, क्या खासियत है इसकी BH3 की? कौन सा? लुईस एसिड है, बिल्कुल सही है। क्या होते हैं लुईस एसिड? कोई बता सकता है BH3 के बारे में? एक आधा चीज सही बोलिए रचित ने, लुईस एसिड है। ये डाइवेलेंट कैसे हो सकता है? उसको डाइवेलेंट नहीं कहते हैं, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। डाइबोरेन, उसका नाम डाइबोरेन है। हाँ हाँ, हाइपोवेलेंट कंपाउंड है, बिल्कुल सही। ये जो BH3 है ना, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि जो बोरॉन है, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप नंबर 13 का मेंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिले, तो अभी भी इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसका अपडेट पूरा नहीं हो रखा है, अभी भी इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? अपने पास 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये BH3 क्या करता है? अपने पास एक दूसरे BH3 की हेल्प लेकर के किसमें कन्वर्ट होता जाता है आगे? B2H6 में। ठीक है, ये BH3 किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपके पास? B2H6 में। ये डाइबोरेन कहते हैं हम लोग इसको। ये कैसा कंपाउंड होता था आपके पास? एक ये हाइपोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो ये जो BH3 है ना, ये BH3 बताओ किसकी तरह एक्ट करेगा? हाइपोवेलेंट का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हाइपोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भाई आपके पास रिएजेंट दो ही तरीके के होते हैं, या तो इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है। BH3 इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? कौन सी कैटेगरी को जाएगा आपके पास BH3? ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये न्यूक्लियोफाइल थोड़ी होगा। क्या है BH3 आपके पास? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो रिएक्शन है ना, कभी आपसे पूछ लिया जाए इसमें BH3 किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो BH3 यहां पर एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये है BH3 का काम यहां पे। अभी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या है देखो, यहां पर हम लोग जो एल्कीन है, अभी जो प्रिपरेशन चल रही है हमारे पास वो एल्कीन से चल रही है। ठीक है, एल्कीन से आपको अल्कोहल तक पहुंचना है। तो इस बार जो रिएजेंट यहां पर यूज हो रहा है, देखो रिएजेंट पर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या लगाते हैं? सबसे पहले इस स्टेप में आपके पास यूज होता है मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, ये मर्क्यूरिक एसीटेट जो है, AC आप लिखा हुआ देख रहे हो यहां पर, ये AC इसका मतलब क्या है? एसीटेट ग्रुप तो आप जानते होंगे क्या होता है एसीटेट ग्रुप? ये होता है आपके पास एसीटेट आयन। ठीक है, तो ये एसीटेट ग्रुप की जो यहाँ पर बात हो रही है असलियत में वो एसीटेट आयन है, CH3CO2 वाला जो ग्रुप है, ये है वो एसीटेट। तो मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा एल्कीन, तो पहले यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है। ठीक है, जैसे रिएक्शन का नाम है, पहले होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, फिर डीमर्क्यूरेशन करेंगे। डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है कि ये जो आप HgOAC वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये यहां से हट जाएगा और इसकी जगह आकर के वापस क्या लग जाएगा? अब यहाँ पर H। तो पहले स्टेप में आपने THF लिया, पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराया THF के साथ, मतलब टेट्राहाइड्रोफुरान ले रखे, तो HgOAC होल ट्वाइस था, आपको कुछ नहीं करना है, HgOAC को यहां पर लगा देना है एक कार्बन से, और एक कार्बन के साथ लगा देनी है OH। ठीक है, अभी सिमेट्रिकल एल्कीन है, दो ही कार्बन लेकर के चल रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ? जब डीमर्क्यूरेशन होगा तो डीमर्क्यूरेशन के समय सोडियम बोरोन हाइड्राइड यूज हो रही है यहाँ पे, ये आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कराया है, बेसिक मीडियम में यूज कर रखा है।
फिर डीमर्क्यूरेशन में HgOAC यहां से निकल गया और इसकी जगह आकर के अपने पास ही H लग जाएगा। तो ये तो है कि स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है कि जब एल्कीन पर हम लोग पहले THF लगा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या लगा रहे हैं, NaBH4। तो THF के साथ आपने मर्क्यूरिक एसीटेट लगाया था। लेकिन अगर मैं दोनों रिएजेंट एक ही पार्ट में यूज कर दूं ना, एक ही साथ यूज कर दूं, जैसे कल हमने क्या था, आप नंबर 1 पे लिखो पहले यहाँ पर HgOAC होल ट्वाइस और फिर नंबर 2 पे क्या लिख दो वहां पर, वो NaBH4। ठीक है, तो सीधा आपको क्या करना है, एल्कीन से फिर सीधा अल्कोहल बना करके दिखानी है। अब जो ये वाली रिएक्शन है वो CBSE वालों के सिलेबस में नहीं है, ये वाली रिएक्शन सिर्फ IAC वालों के पास है हमारे पास। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है ना कार्बन, आप ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो, आपके पास ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अब इनमें से एक के पास H लगनी है और एक के पास OH लगनी है। मार्कोनिकोव रूल यहां पर भी फॉलो होता है, मार्कोनिकोव एडिशन करनी है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। किस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ये CH2 पर, तो इससे H जुड़ना है और जिस पे हाइड्रोजन कम है उससे क्या जुड़ना है, आपके पास यहाँ पर OH जुड़ना है, बस इतना ध्यान रखो। वो लास्ट में आप देख भी सकते हो कि इस कार्बन से OH लगी हुई है और जो CH2 वाला कार्बन था वो CH3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये मेरे पास जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट की भी आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पहले स्टेप पे जब हम लोगों ने मर्क्यूरेशन करी थी। ठीक है, क्योंकि दोनों रिएजेंट क्या होता है वो एक साथ ही लिखे हुए होते हैं, मर्क्यूरेशन भी हो रहा होता है साथ साथ और डीमर्क्यूरेशन भी हो रहा होता है। तो ये है एल्कीन से अल्कोहल तक पहुंचने का एक दूसरा तरीका, जिसमें हम लोगों ने यूज करा है मर्क्यूरिक एसिटेट को सोडियम बोरोन हाइड्राइड के साथ। ठीक है, अगला वाला आप यहाँ पे देखो, ये आपको एक साइक्लिक कंपाउंड दे रखा है, ये है आपके पास कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन सेंटर। अब ये जो पहले वाली कार्बन है, जो यहाँ पर कार्बन लगी हुई है, अगर आप इस कार्बन पे ध्यान दोगे ना, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हो रखे हैं, 1 2 3 4, इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, और इस वाले पे कितनी हाइड्रोजन रही होगी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के कितने बॉन्ड दिखा रखे हम लोगों ने 3, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन थी। तो अब आपको भी पता है कि मार्कोनिकोव रूल कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगी जिसमें पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो अब जब एडिशन होगा तो H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा और OH नेगेटिव आपके पास यहाँ पर चले जाएगा, इस वाले कार्बन के पास। ये आप देख भी सकते हो, यहाँ पे एक कार्बन के साथ OH लग गई, फिर ये डबल बॉन्ड टूटा होगा, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया होगा, सिंगल बॉन्ड में, तो वो H यहाँ पर जुड़ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, तो वो 2 बॉन्ड बाकी किसके साथ रहे होंगे, फिर वो हाइड्रोजन के साथ रहे होंगे। ठीक है, ये भी आपके पास एक मार्कोनिकोव एडिशन का एग्जांपल है। तो ये मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो होती है, या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, अपने पास एग्जांपल होता है किसका, मार्कोनिकोव एडिशन का। तो ये था आपके पास एल्कीन से प्रिपेयर करने वाला तीसरा मेथड। अब आ जाते हैं आपके पास उस मेथड पर जो कि मैं कहूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है यहाँ पर ना, आपको एक कन्वर्जन पढ़ाया जाएगा आपके पास। इसके बाद वाला अगर मैं बोलूं तो उस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये रिएक्शन आप वहां पर भी देखोगे, अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दे तो अल्कोहल मिलता है। देखो सीक्वेंस क्या होता है, जनरली हमारे पास सीक्वेंस ये होता है कि अल्कोहल जो होते हैं, अगर अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन हो तो इनके ऑक्सीडेशन पर क्या मिलता है हम लोगों को, या तो एल्डिहाइड मिलती है, और अगर आपने सेकेंडरी यूज करा होगा तो कीटोन बना देगा। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन बनाता है, और अगर इसको भी फर्दर ऑक्सीडाइज करा जाए तो यहां से बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो अपने को क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि भाई आपने रिएजेंट क्या लगा हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, रिएजेंट पहचानना है आपको। अब इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है ऑक्सीडेशन का, अगर मैं बोलूं रिवर्स, तो वो होता है रिडक्शन। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा देते हो तो रिडक्शन कराने पे क्या मिलेंगे, रिडक्शन कराने पे आप या तो आपको मिलेगा यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, और अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन का भी रिडक्शन करा दूंगा तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने पास अल्कोहल में। अब चाहे आप ऑक्सीडेशन कराओ चाहे आप रिडक्शन कराओ, ऑक्सीडेशन कराने के लिए और रिडक्शन कराने के लिए, दोनों के लिए हमें क्या लगते हैं, यहाँ पर एजेंट्स लगते हैं। तो ये जितने आप यहाँ पे एरो के ऊपर लिखे हुए देख रहे हो ना, ये सारे हमारे पास अभी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, या वो कंडीशंस है जिनके अंडर रिडक्शन कराया जाता है। सबसे पहले वाला पार्ट देखो आप, जैसे यहाँ पे RCHO, मतलब ये एल्डिहाइड का ग्रुप था, हम लोगों ने H2 का एडिशन करा, इस पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। हाइड्रोजन के एडिशन को रिडक्शन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, दोनों एक ही बात है। क्या यूज कर रहे हैं, निकल यूज कर दो, प्लैटिनम यूज कर दो, या पैलेडियम यूज कर दो। तो ये चीज हम लोग वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी, जब मैंने आपको कहा था कि जब भी रिडक्शन होगा, नॉर्मल रिडक्शन जब भी होता है, तो वहां पर एक फेवरेबल कंडीशन जो है वो इन तीनों एक्टिव मेटल के साथ लगाई जाती है, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। और उसी के साथ साथ सोडियम भी यूज होता है अल्कोहलिक मीडियम में। आप नीचे देख सकते हो सोडियम लिखा होगा, जो कि एथेनॉल के साथ ब्लेंड करके डाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो NiPT PD, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, और उसके साथ साथ सोडियम, एथेनॉल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके पास माइल्ड रिड्यूसिंग कंडीशन है। कैसी कंडीशन है आपके पास रिडक्शन की, माइल्ड। ये माइल्ड कंडीशंस हैं। माइल्ड कंडीशन का मतलब होता है कि ये जो आपके पास रिडक्शन हो रहा है ये कंट्रोल्ड रिडक्शन है। आपने उतना ही रिडक्शन कराया है कि भाई आपका जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होकर के सिर्फ अल्कोहल तक चला जाए, अल्कोहल फर्दर रिड्यूस ना हो अपने पास। ठीक है,
अब उसके नीचे कई तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपके पास बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पढ़ेंगे। आपका काम है ये ध्यान रखना कौन सा माइल्ड है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। नीचे वाले में देखो फिर से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। अब कह रहे हैं चाहे आप निकल प्लैटिनम लगा दो, और का मतलब है चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दो। अगर आप निकल प्लैटिनम नहीं यूज कर रहे तो फिर क्या यूज कर दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर दो। LiAlH4 जो है, LiAlH4 को हम लोग कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसका नाम, ठीक है। नीचे भी कंडीशन सेम है। अगला वाला अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या यूज करा हम लोगों ने, यहां पे यूज करा है कीटोन। अब कीटोन का अगर रिडक्शन होता है ना, तो कीटोन के रिडक्शन पे बनती तो अल्कोहल है, पर कौन से डिग्री की अल्कोहल बन रही है आपके पास, 2 डिग्री की अल्कोहल बन रही है, ठीक है। जब आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, लेकिन अगर आपने कीटोन रिड्यूस करा तो कौन से डिग्री का अल्कोहल बनता है वहां पर अपने पास, 2 डिग्री का। रीजन बहुत सिंपल है, इसके पीछे रीजन क्या होता है अगर मैं आपको कहूं तो आप यहां पे देखो नीचे वाले एग्जांपल से समझना। आपके पास ये है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये मेरे पास कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है जिसके अराउंड आपको रिडक्शन करानी है। अब जब यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन होती है तो ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटता है। तो जब आपके पास H यहाँ पर ऐड होगा O के साथ और एक H ऐड होगा यहाँ पर कार्बन के साथ, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल होता है ये। H2 का मतलब है 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आप इस कार्बन पे जोड़ दो और एक हाइड्रोजन आप इस कार्बन पे जोड़ दो, आपके पास जो आपका फाइनल अल्कोहल था वो बन करके आ जाएगा CH3CHOH CH3। देखो ये रहा CH3CHOH CH3, ठीक है। ये जो कीटोन है ना, ये कीटोन से देख के पता चल रहा है, जैसे मैं यहाँ पर OH करूंगा ये जो आपके पास अल्कोहल बनेगी, जिस कार्बन से OH लगेगी वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है यहाँ पर, 2 कार्बन से, मतलब 2 डिग्री का बनना है। तो कीटोन पे रिडक्शन कराने पे 2 डिग्री अल्कोहल बनती है, और एल्डिहाइड के रिडक्शन पे कितने डिग्री का अपने पास अल्कोहल बनता है वहां पर, 1 डिग्री का। बाकी ये आपको ऐसा नहीं है कि जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है आपको वैसा ही रट करके जाना है। आपने अगर रिडक्शन कराना है आप कोई भी अपना रिड्यूसिंग एजेंट चूज कर लो, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लो, आप चाहे NaBH4 यूज कर लो, या फिर आप चाहे निकल प्लैटिनम पैलेडियम को यूज कर दो, लेकिन वहां पर अपने पास जब भी यूज करोगे तो NaC2H5OH जरूर लिखना, मतलब सोडियम को यूज करते हैं एथेनॉल के साथ। तो आपका काम है आपको रिडक्शन के लिए एजेंट याद करने, ना कि ये पूरी रिएक्शन रटनी है बैठ करके। अगला वाला देखो आप, अब यहां पर आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से कहां तक पहुंचना है, अल्कोहल तक पहुंचना है। अभी हम लोगों ने एक ऑर्डर पढ़ा था कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेंगे, एल्डिहाइड या फिर कीटोन भी बन सकता है, और अगर इसका दोबारा से ऑक्सीडेशन हो जाए तो क्या बनते हैं अपने पास, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब बात पता है क्या है, सारी की सारी ये बात हो रही है आपके पास कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की। कैसा ऑक्सीडेशन है मेरे पास, ये कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का मतलब है आपने ऑक्सीजन उतना ही डाला है जितनी आपको जरूरत है, लिमिटेड सप्लाई दी है, ठीक है। लिमिटेड सप्लाई देते हैं ना, तो पहले अल्कोहल इसमें कन्वर्ट होता है और उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन वापस किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऐसा तब होगा अगर आपके पास ऑक्सीडेशन कैसा हो रहा है, कंट्रोल्ड हो रहा है। अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर दिया ना, जैसे आपने KMnO4 डाल दिया या आपने K2Cr2O7 डाल दिया इस पर, अल्कोहल पर, पोटेशियम पर मैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट डालोगे ना, आपके पास ये बनेगा ही नहीं। पता है सीधा क्या मिलेगा आपको, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, क्योंकि वो दोनों आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। आपने एक्सेस में डाला था, जरूरत से ज्यादा डाल दिया। सेम चीज रिडक्शन में होती है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से कहां तक पहुंचना है, अल्कोहल तक पहुंचना है ना, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन कराना पड़ेगा। रिडक्शन कराना है तो रिड्यूसिंग एजेंट उठानी पड़ेगी। रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो कैसे लेंगे, स्ट्रॉन्ग लेंगे या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। कैसा रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा, स्ट्रॉन्ग लगेगा। क्यों, क्योंकि आपको वो इंटरमीडिएट वाला नहीं चाहिए। वो आप कह रहे हो मुझे एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनाना, तो आप लगा दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड जो होते हैं दोनों स्ट्रॉन्ग आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। LiAlH4 एंड NaBH4 दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसीलिए जब कार्बोक्सिलिक एसिड आई तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखो अब NiPT/PD आप लिखा हुआ नहीं देखोगे, निकल प्लैटिनम पैलेडियम को हटा दिया, वो माइल्ड कंडीशन का रिडक्शन होता है, ठीक है। अगर उसको यूज करते तो पहले फिर एल्डिहाइड कीटोन बनता है। अब आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाया, सेकंड स्टेप में वाटर की एडिशन होती है और उसके बाद देखो सीधा आपके पास ये अल्कोहल बन करके आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड से। एग्जांपल के लिए नीचे एथेनोइक एसिड लिखा हुआ है, एथेनोइक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, एथेनॉल में। तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को आप किस कंडीशन में डाल सकते हो, किस कैटेगरी में डाल सकते हो, मेरे पास ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये। अब ये जो नीचे वाला एक कंपाउंड यहां पर लिखा हुआ है, ये ईस्टर का ग्रुप है। अगर आप सेकंड वाले पे देखोगे तो ईस्टर्स है, ठीक है। RCO2R जो आपके पास लगा हुआ है, R' यहां पर।
इस पर भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करिए वाटर के साथ। अगर आप ये यूज नहीं कर रहे तो फिर क्या यूज कर दो, सोडियम विद एथेनॉल। लेकिन यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड तो OH लगती है, लेकिन पहले ना ये बॉन्ड टूटता है। ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटता है तो एक तो ये एल्कोक्साइड आयन जो यहां से बाहर निकलता है ना, ये एल्कोक्साइड आयन अपना अलग एल्कोहल बना देता है, ROH, R-OH, मतलब ये रही आपके पास R-OH। ठीक है, जो कि आपके एल्कोक्साइड ने बनाई। अब उसके बाद आपके पास ये जो ग्रुप बचा था यहां पर, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट था, ये अल्कोहल अपना अलग बनाता है। तो एक अल्कोहल ये रहा आपके पास RCH2OH। आपको भी पता है कि यहां पर भी हाइड्रोजन लगेगी, फिर यहां पर भी हाइड्रोजन लगेगी, ये रहा आपके पास RCH2OH। तो यहां से जो अल्कोहल बनती है ना, यहाँ पे अल्कोहल आपके पास सिंगल नहीं बनती है, यहाँ पे दो अल्कोहल बनती है। ठीक है, ये बन गया आपके पास मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, और आपको ध्यान रहे कि आपको सेपरेशन कहां से करनी है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे सेपरेशन करनी है। ठीक है, कार्बोनिल पे सेपरेशन मत कर देना, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वहां से सेपरेशन करना। तो ये आपके पास एक अपना ग्रुप अल्कोहल लेके अलग हो जाएगा, ये वाला ग्रुप अपने पास अल्कोहल लेके अलग हो जाएगा। नीचे वाले एग्जांपल तो समझते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो मेरे पास ये 2 कार्बन का ईस्टर है, ये OCH3 यहां पे लगा हुआ है, ईस्टर का ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, ये मिथाइल है। ठीक है, 2 कार्बन है तो ये आपके पास मिथाइल एथेनोएट है। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या बनेगा अपने पास, मिथाइल एथेनोएट। ये जो आपके पास यहां पर बाहर हो रखा है, एल्काइल एल्कोनोएट ईस्टर्स की आपके पास नेमिंग होती थी। आपको यहां से अलग करना है इसको। तो एक क्या बनना चाहिए अल्कोहल, CH3OH, वो रहा आपके पास CH3OH। अगला क्या बनना चाहिए, CH3CH2OH, वो रहा पहला वाला CH3CH2OH। तो एथेनॉल भी मिल गई और मेथेनॉल भी मिल गई। ठीक है, तो ईस्टर्स का रिडक्शन कर रहे हैं तो बात समझ आ रही है। ईस्टर्स के रिडक्शन पे क्या हो रहा है, ईस्टर्स के रिडक्शन पे आपको यहां पर मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, अगर आपने सिमेट्रिकल ईस्टर यूज करी है ना, तब क्या होगा, तब आपको जो दोनों अल्कोहल मिलेंगे वो एक जैसे होंगे। सिमेट्रिकल अल्कोहल, सिमेट्रिकल ईस्टर का मतलब क्या है, जैसे आप ये नीचे वाला देखो। ठीक है, इधर भी 2 कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ भी कितने कार्बन लगे हुए, टोटल 2। तो अगर आपके पास 2 अल्कोहल बनेंगे तो दोनों अल्कोहल आपके पास 2-2 कार्बन एटम वाले होंगे, और अगर दोनों 2-2 कार्बन एटम वाले हैं तो दोनों 2-2 कार्बन एटम वाले अल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। तो वो रहे आपके पास यहाँ पे 2 मोल जो एथेनॉल यहाँ पर बन रखी है, क्योंकि पहला भी एथेनॉल बना होगा, दूसरा भी एथेनॉल बना होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ईस्टर अगर यूज होती है तो सिमेट्रिकल ईस्टर आपको यील्ड करके जो अल्कोहल देगा, हाँ उसमें मिक्सचर देखने को नहीं मिलेगा। बट बाकी अगर अनसिमेट्रिकल ईस्टर है तो वहां पे आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगी, एक मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये थे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर से अल्कोहल बनाने का तरीका, जो कि हम लोगों ने सीखा है रिडक्शन करा के। अब आ रही है वो प्रिपरेशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी अभी तक आपने प्रिपरेशन पढ़ी थी, एक पिछली रिडक्शन वाली और एक ही वाली, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जगह देखने को मिलेगी। अभी जितने चैप्टर, उन हर चैप्टर में एक चीज कॉमन रहेगी, वो रहेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये हर जगह रहेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या था, किसी को याद है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या था हमारे पास? RMGX, बिल्कुल सही। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको क्या करना है, आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड उठाना है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है हमारे पास, कार्बोनिल कंपाउंड की अगर बात करूं तो मतलब कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड होगा कोई, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये अपने पास कोई कीटोन भी हो सकती है। ठीक है, अगर इस पे RMGX की एडिशन होगी, देखो आप बात ध्यान से समझना। RMGX के लिए मेरे को बताओ कि मेरे को डबल बॉन्ड के अराउंड कैसी रिएक्शंस होती हैं? डबल बॉन्ड के अराउंड होती है एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन और ऑक्सीजन में। तो आपका ये बॉन्ड जब पोलराइज होगा तो ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, कार्बन पे कैसा आएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब RMGX का मतलब है कि R का मतलब क्या है, आपके पास एल्काइल ग्रुप है, मतलब यहाँ पे कार्बन लगा होगा। ठीक है, अगर एक एग्जांपल यहां पे लिया जाए, जैसे मैं आपको कहता हूं CH3MgBr है, सोचो अगर आपके पास ये CH3MgBr होता और मैं आपको कहता है कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड टूट रहा है, आप मेरे को बता सकते हो मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज लेके आते हैं आप, नेगेटिव या पॉजिटिव? भाई पॉजिटिव ही तो लाते, मेटल्स नेगेटिव चार्ज थोड़ी यील्ड करेंगे, मतलब बेयर करेंगे। और कार्बन पे कैसा चार्ज बनाता फिर ये? नेगेटिव, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो कार्बन पे नेगेटिव आता, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आता। ठीक है, तो CH3 का मतलब है वो अल्काइल ग्रुप है। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा यहां पर, ये जो RMGX है, मुझे बताओ Mg पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और R पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव वाला है ये कहां अटैक करेगा? कार्बन सेंटर पे, मतलब
और ये जो MgX है ये कहां अटैक करेगा जाकर के? ऑक्सीजन के ऊपर। तो अगर मैं अगले स्टेप में देखूं तो अगले स्टेप में जो आपके पास अभी इंटरमीडिएट या यहां से जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो क्या बनेगा? कार्बन के साथ जो O लगी थी, O के साथ कौन लग जाएगा? MgX, और कार्बन के साथ क्या लग जाएगा? वो R ग्रुप। ठीक है, बाकी जो दो बॉन्ड जिसके साथ भी रहेंगे अभी उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? ये पहला हुआ है अभी पहले स्टेप का एडिशन। अब आपको क्या करना है? अब आपको यूज करना है यहां पर वाटर। पानी जो है वो हर जगह काम आएगा आपको। अब जब यहाँ पे वाटर यूज करते हैं तो देखो वाटर, एक चीज और, यहाँ पर हमारे पास ड्राई ईथर जो है वो यूज होता है। ठीक है, ईथर की प्रेजेंस में कैरी फॉरवर्ड होती है रिएक्शन। वाटर को अगर यूज किया जाए, आप मुझे बताओ वाटर के पास क्या क्या है, क्या करता है वाटर? एक इस पे H पॉजिटिव होता है और एक इस पे OH नेगेटिव होता है वाटर पे, इसके अलावा और कुछ है नहीं। यहां पर आप देखेंगे आपके पास ये जो MgX है, अब क्या होता है इसके बाद ना ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटता है। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बॉन्ड बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना हुआ था, क्योंकि मैग्नीशियम दो बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड हेलोजन के साथ बनी हुई है, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनी हुई है। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम में जब बॉन्ड टूटेगा तो बताओ ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया होगा, और Mg पे कैसा चार्ज लेके आओगे आप? पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव को कहां अटैक करना चाहिए? O नेगेटिव पर। तो ये MgX किसके साथ जाएगा? OH नेगेटिव के साथ। तो जो आपको चाहिए था वो बन चुका है। अगर आप देखोगे तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा उसमें O के साथ क्या लगा हुआ दिख जाएगा आपको? H। ठीक है, बन गया आपका MgOH और वो COH। और बाहर कौन निकलेगा यहां से? MgX के साथ क्या लग गया होगा यहां पर? OH। तो प्लस मैं यहां पर लिख देता हूं Mg, एक आ गया OHX। ठीक है, तो ये है आपके पास अल्कोहल की फॉर्मेशन, और इस अल्कोहल की जो फॉर्मेशन हुई है कहां से हुई है? अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब आते हैं उस बात पे कि ये रिएक्शन इतनी ज्यादा जरूरी क्यों होती है। अगर आप ध्यान दोगे ना, यहां पर आपने जितने भी कार्बन एटम लिए होंगे, जो आपका अल्कोहल बनेगा वो आपके लिए गए कार्बन एटम से ज्यादा कार्बन एटम की होगी हमेशा। कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर बढ़ा करके कार्बन एटम पे कोई प्रोडक्ट मांगा हुआ होगा, या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वहां पर यूज होती है या फिर नाइट्राइल लगाया हुआ होता है आपने, मतलब साइनाइड ग्रुप। ठीक है, क्योंकि साइनाइड ग्रुप के पास भी एक कार्बन होती है। बाकी ग्रिग्नार्ड के पास तो आप जितने मर्जी चाहे उतने कार्बन का यूज करो। आप चाहे यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम हाइलाइड यूज करो, चाहे आप इथाइल यूज करो, चाहे आप प्रोपाइल यूज करो, मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो जब भी बढ़ा करके मांगा हुआ होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपकी हमेशा हेल्प करेगा प्रोडक्ट बनाने में। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखते हैं, सोचो कि मैं आपको कहता कि मेरे पास प्रोपेनॉन है, ठीक है, ये हो गया CH3COCH3, ये प्रोपेनॉन है। प्रोपेनॉन की यहां पर रिएक्शन हो रही है CH3MgBr के साथ। अब अगर मैं पहले स्टेप के अकॉर्डिंग चलूं तो पहले स्टेप के अकॉर्डिंग यहां पर क्या होना चाहिए? पहले स्टेप के अकॉर्डिंग आप जो यहां पर एडिशन करोगे किसके अराउंड करोगे? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर आप ये बॉन्ड तोड़ दो, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, कार्बन पे कैसा चार्ज आया होगा? नेगेटिव। तो मेरे को CH3 कहां पर लगानी पड़ेगी? इस कार्बन के साथ, और जो आपका MgBr है वो कहां पर जुड़ गया होगा? इस ऑक्सीजन के साथ। जैसा आपने ऊपर करा है वही चीज यहां पर आपको नीचे करनी है रिएक्शन की फॉर्म में। तो अब जो कंपाउंड बनेगा इसमें CH3COMgBr लिखेंगे, फिर कार्बन के साथ एक CH3 पहले लिखी हुई थी, और अब एक CH3 और आ जाएगा आपके कंपाउंड में, जो कि किसके कारण आया है? आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कारण आया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखो कि यहां पर ये जो CH3 आ रहा है ये आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहा है। अब मैं आपको यही कह रहा हूं कि अगर मैंने यहां पर C2H5 यूज करा होता तो वहां C2H5 लगा होता, अगर आपने यहां पर C3H7 यूज करी तो वहां C3H7 लगी होती है। ठीक है, तो आप सीखो कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनको कैसे बढ़ाया जाता है चेन में, आपको तरीका सिखा रहे हैं, आपको रिएक्शन नहीं रटाई जा रही है यहां पर। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या यूज कर देंगे हम लोग? वाटर यूज कर देंगे, H2 आप यूज कर दो यहां पे। H2 यूज करेंगे तो अब जो OMgBr था ये OMgBr किस में कन्वर्ट हो गया होगा? OH में। ठीक है, और आपके पास ये देखो कंपाउंड जो है वो बन करके सामने आ गया है। बाकी इसके बाद जो भी था अपने पास MgOHBr यहां से बाहर निकल जाएगा। कितने डिग्री का अल्कोहल बना? ये आपने 3 डिग्री का अल्कोहल बनाया है। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल है। अगर आप आपका कीटोन देखोगे तो आपके कीटोन में कितने कार्बन एटम है? 3, और आपके अल्कोहल में कितने कार्बन एटम है टोटल? 4। तो ये अपने पास एक कन्वर्जन है। किसका कन्वर्जन हो गया? ये प्रोपेनॉन का। और प्रोपेनॉन से कहां तक पहुंच गए हम लोग? इस कंपाउंड का अगर नाम बोले तो इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए? 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। ठीक है, क्योंकि अगर आप नंबरिंग करते तो यहां पर जो OH है वो सेकंड पोजीशन पर जाता। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में कोई भी नहीं कहेगा कि राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट प्रोपेनॉन टू 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल।
ठीक है, जब आपके पास क्वेश्चन आए ऐसा तो सबसे पहले ये मिलाया करो। अगर प्रोपेन लिखा हुआ है, उन्होंने प्रोपेनॉन लिखी हुई है तो 3 कार्बन की कीटोन है, और यहां पर जब आप नाम देखोगे तो प्रोपेन तो इन्होंने यहां यूज कर दिया, लेकिन उसके साथ मिथाइल भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपके पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो बढ़ गए हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आपको देख के ही समझ जाना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है, और बहुत सिंपल होता है, सबसे आसान होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करना। RMgX सेकंड स्टेप में H2O यूज करेंगे, और ये इतनी बार आएगा कि ये तो आप याद नहीं भी करोगे तो भी आपको याद हो जाएगा, अगर आप ध्यान से इन चीजों को समझ रहे होंगे तो। आप चाहे तो आप एल्डिहाइड भी यूज कर सकते थे, अगर आप एल्डिहाइड भी यूज करते तो भी आप अल्कोहल बना सकते थे। मैंने कीटोन यूज करके करा है, आप एल्डिहाइड यूज करके भी कर सकते हो। एल्डिहाइड से भी ये रिएक्शन आगे बढ़ाई जा सकती है। जैसे अगर आपके पास यहां पे CH3CHO था, अगर CH3CHO पे सोचो CH3CH2 MgBr लेकर के आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ड्राई ईथर यहां पर यूज करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है टूटेगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अभी क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखोगे उसके बाद, जब एग्जाम में आपके पास आए कन्वर्जन तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट लिख दो। और अभी जब घर पे प्रैक्टिस करो तो स्टेप बाय स्टेप करो ऑर्गेनिक को। तो ये आपके पास CH3CO के साथ क्या लग जाएगी, अपने पास MgBr। फिर इस कार्बन चेन के साथ इस बार कितने कार्बन सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे मेरे को, जब यहाँ पे बॉन्ड टूटा होगा तो कितना आएगा, ये CH2 CH3, और उसके साथ साथ एक हाइड्रोजन इस पे पहले से ही लगी हुई थी। सेकेंड स्टेप में क्या यूज कर देंगे, अब वाटर यूज करेंगे यहां पर। ये लो, ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट, और प्लस MgOHBr बाहर आ गया। तो इसका नाम क्या था जो हमने सबसे शुरू में यूज करा था, सबस्ट्रेट क्या है अपने पास, कौन सा एल्डिहाइड, ये आपके पास इथेनॉल है। फिर इथेनॉल के साथ यहां पे यूज हो रहा है इथाइल मैग्नीशियम हलाइड, मतलब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और लास्ट में जो प्रोडक्ट बना है इसका नेम क्या होना चाहिए, आखिरी में जो आपने प्रोडक्ट बनाया क्या बन गई, ये बन गया है ब्यूटेन 2-ऑल। 1 डिग्री है 2 डिग्री है, तो ये भी आपके पास जो अल्कोहल बनकर के आई, कितने डिग्री की अल्कोहल बनकर के आई, 2 डिग्री। ठीक है, यहां पे एथ था, वहां पे ब्यूट है, तो एल्डिहाइड से अल्कोहल जा रहे हैं, एल्डिहाइड से अल्कोहल जाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। तो बहुत सिंपल सी बात थी कि आप 2 कार्बन का यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उठाते, तो ये हो गया आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने का मेथड।